हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कर की संरचना या वर्गीकरण, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। कर कई प्रकार के होते हैं। आधुनिक युग में विश्व के प्रायः सभी देशों में राजकीय व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं। इन्हें कई आधारों पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जाता है। पहला, कर भार के आधार पर, कर की दरों के आधार पर, और तीसरा है कर की प्रकृति के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कर भार के आधार पर। कर भार के आधार पर इसके अंतर्गत इसे दो भाग में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह ही उसका भार स्वयं उठाता है, इसे किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों के गुण निम्नलिखित हैं। न्यायोचितता, करदान योग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं। अमीर व्यक्ति अधिक तथा गरीब व्यक्ति को कम कर देना होता है जिससे कि समानता बनी रहे। न्यायोचितता का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जैसे अमीर है, वो लोग को अधिक कर देना पड़ता है और गरीब आदमी को कम कर देना पड़ता है, जिससे कि जो है दोनों के बीच न्याय और समानता बनी रहे। निश्चितता, इस कर में निश्चितता का गुण होता है क्योंकि करदाता को यह मालूम होता है कि उसे कब और कितना कर देना है तथा सरकार को भी इस बात का ज्ञान रहता है कि इस कर से उसे कितनी आय प्राप्त होगी। तो ये एक निश्चित कर इसे कहा जा सकता है कि इसमें जो करदाता है उसको कितना कर देना रहता है, उसका एक परसेंटेज उसको दे दिया जाता है कि आपको 10% या 5% के हिसाब से कर देना है पर मंथ, या फिर ईयर के हिसाब से भी कर लग सकता है। तो वो उसका एक निश्चित रहता है, तो वो उसी के हिसाब से हर महीने कर पे कर देता है और सरकार को भी पता रहता है कि हाँ उस व्यक्ति से उसको पर्टिकुलर 5% या 10% के हिसाब से उसको कर मिलेगा। मितव्ययता, इन करों के संग्रह करने में मितव्ययता रहती है क्योंकि करदाता कर की राशि सीधे सरकार को देता है जिससे संग्रह व्यय बहुत कम होते हैं। तो जो कर को संग्रह करने में जो खर्च आता है, मतलब कि कर को अगर हम लोग एकत्र करते हैं उसमें जो खर्च आता है, तो इसमें जो खर्च है वो कम आता है क्योंकि जो करदाता है वो डायरेक्ट क्या है सरकार को पे कर देता है, तो उसमें बीच में उसको वसूल करने के लिए कोई और खर्च नहीं लगाना पड़ता है। उत्पादकता, ये कर उत्पादक भी होते हैं क्योंकि जैसे जैसे देश में संपत्ति की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही प्रत्यक्ष कर से आय अपने आप बढ़ने लगती है। उत्पादकता से मतलब कि ये है कि अगर प्रत्यक्ष कर जैसे देश में क्या होता है कि संपत्ति की में वृद्धि होता है। संपत्ति में वृद्धि कैसे होगा, क्योंकि इसको हाँ कर जमा करने में क्या होता है कि जो करदाता है वो डायरेक्ट सरकार को कर दे रहा है, तो उससे क्या होता है कि कर संग्रह करने में जो है वो खर्च कम आ रहा है, जिससे क्या होगा कि उसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा और उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो क्या होगा कि सरकार की जो संपत्ति है उसमें भी वृद्धि होगी। तो यही है उसकी उत्पादकता कि अगर राष्ट्रीय आय में भी इनकम होता है तो वो क्या होगा कि वो और भी अलग अलग चीज़ों पे सरकार खर्च करेगी जिससे कि उसको और भी कर मिले, तो वो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है बढ़ जाएगी। लोचकता, इन करों में लोचकता भी होती है क्योंकि करों की दरों में वृद्धि कर संकट काल में सरकार की आय बढ़ाई जा सकती है और इसे कम करके आवश्यकता अनुसार सरकार अपनी आय कम कर सकती है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर में क्या है कि लोचकता का गुण भी पाया जाता है, मतलब कि सरकार इसको अपने हिसाब से परसेंटेज में वृद्धि भी कर सकती है, जैसे 5% से 6%, 7%, 8%, उसको जितना भी चाहिए वो इस हिसाब से इसको बढ़ा भी सकती है, जिससे क्या होगा कि सरकार का जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। और वो अगर सरकार जब देखने लगेगी कि सरकार को जब यह अनुभव होगा कि अधिक कर बढ़ाने से क्या है कि करदाता में असंतोष फैलने लगता है, तो वो इस स्थिति में क्या करेगी कि कर का जो है परसेंटेज है वो घटा देगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि सरकार की जो इनकम है उसमें क्या आएगी,
मतलब कमी आएगी। तो इस तरह से सरकार इसमें अपना आय बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। आय की असमानताओं में कमी, ये कर क्योंकि प्रायः प्रगतिशील होते हैं, इसलिए ये समाज में वितरण की असमानता को कम करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये तो थी प्रत्यक्ष कर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के दोष क्या है। पहला है असुविधाजनक। ये कर असुविधाजनक होते हैं क्योंकि आय थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त होती है, परंतु कर का भुगतान एकदम करना होता है। इसके अतिरिक्त करदाता को अपनी आय का पूरा पूरा हिसाब रखना पड़ता है और उसे सरकारी अफसरों के सामने समय समय पर प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे करदाता को बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि करदाता जो है उसको अपना जो आय इनकम प्राप्त होता है वो अलग अलग स्रोत से हो सकता है कि उसको प्राप्त हो रही हो, और हो सकता है अलग अलग टाइम में उसको इनकम मिल रहा है। लेकिन कर का भुगतान क्या है कि एक निश्चित समय में उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो उस निश्चित समय में और एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से उसको देना पड़ता है। तो इसमें करदाता को थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है और उसको अपना जो हिसाब किताब है वो हमेशा उसको सरकारी अफसरों के सामने दिखाना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाएगी ना, तो इसीलिए उसको अपना हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। दूसरा है कर वंचन। ऐसे करों में चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि झूठे हिसाब किताब प्रस्तुत करके तथा झूठी घोषणाएं करके चालाक व्यक्ति इन करों से बच सकता है। तो इसमें कर वंचन का भी खतरा रहता है, जो कि इसके दोष में, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया है। मनमानी कर की दर। इस कर का एक बड़ा दोष यह है, करों की दरों का निर्धारण पूर्णतः कर अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो कर का दर क्या है, वो अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो हो सकता है कि अधिक पैसा कमाने के लालच में जो अधिकारी है वो क्या है, अधिक कर भी लगा सकता है। अलोकप्रिय। यह कर अलोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनका इकट्ठा भुगतान होने के कारण करदाता इनको अच्छा नहीं समझते। तो ये लोगों में अलोकप्रिय इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्या है, एक ही बार में अपना कर देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आय तो अलग अलग मतलब हो सकता है आय उसको अलग अलग स्रोत से प्राप्त हो रहा है, अलग अलग टाइम पे प्राप्त हो रहा है, पर कर क्या है उसको एक ही टाइम पे देना पड़ रहा है। तो इसीलिए करदाता को वो बर्डन मतलब लगता है अपने ऊपर कि अगर मान लो हो सकता है जब उसको कर देना उस समय उसको इनकम ना मिला हो तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा। इसीलिए वो क्या होता है कि करदाता के लिए अलोकप्रिय होता है। इन दोषों के बावजूद सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लाभदायक माने जाते हैं। देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। तो ये था हम लोग का प्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं परंतु उसका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करे, वे अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कहलाते हैं। मतलब कि जो टैक्स है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जा रहा है वो क्या है, अपने ऊपर टैक्स ना दे करके वो आगे उसको हस्तांतरित कर देता है, कि मतलब उसका टैक्स दूसरा आदमी भी पे कर सकता है। तो वो सब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। डाल्टन के शब्दों में अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। तो देखते हैं अप्रत्यक्ष कर के गुण क्या क्या है। तो पहला जो गुण है इसका वो है सुविधाजनक। करदाता इन करों का भुगतान छोटी छोटी किस्तों में तथा समयांतरों पर करता है, इस कारण ऐसे करों का भार महसूस नहीं होता। तो ये कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर वो क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। जो करदाता होता है वो क्या होता है कि छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, किस्तों मतलब इंस्टॉलमेंट में उसको ये कर देना पड़ता है अलग अलग समय पर। तो ऐसा क्या इसमें क्या होता है कि करदाता जो है या जो कर का भार वहन कर रहा है उसको कर का भार क्या है, महसूस नहीं होने देता है। दूसरा है कर वंचन कठिन। इस प्रकार के करों की चोरी करना सरल नहीं होता है क्योंकि यह कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित रहता है। जब कोई व्यक्ति
सामान खरीदता है तो उसे ये कर आवश्यक रूप से देने पड़ते हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि ये कर क्या है कि हम लोग आगे हस्तांतरित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चीनी का उत्पादक है, तो वो क्या करता है कि अगर उस पर कर लगाया गया है तो वो क्या करता है, चीनी के दाम में वृद्धि करके वो उस कर को क्रेताओं पर जो है वो उसको हस्तांतरित कर देता है। तो क्रेता जब भी चीनी खरीदता है तो उसको जो निश्चित कीमत है उतना ही देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो उससे बच नहीं सकता है, ठीक है, कर से उसको वो कीमत देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार वो कर को देता है। न्यायपूर्ण, ये कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं जिसको सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं। तो ये कर क्या होता है, न्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि जो भी वस्तु को खरीद रहा है वो उसका कर चुका रहा है, इसीलिए इसको न्यायपूर्ण माना जाता है। लोचदार, यदि कर अनिवार्यताओं पर लगा दिया जाए तो ये बहुत लोचदार हो जाते हैं क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर कर की थोड़ी सी वृद्धि करने पर बहुत आय प्राप्त हो जाता। तो लोचदार कहने का मतलब ये है कि जो भी वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, उस पे ये जो कर है उसको अनिवार्य रूप से अगर लगा दिया जाए कि हाँ मतलब कर देना है तो देना ही है, तो क्या होता है कि कर बहुत ज़्यादा लोचदार हो जाता है और वस्तु का जो प्राइस है उसमें अगर इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है तो उससे बहुत इनकम प्राप्त हो जाता है। दूसरा है सामाजिक लाभ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक परोक्ष कर को समाज सुधार के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे शराब आदि पदार्थों तथा अन्य विलास की वस्तुओं पर कर लागू करने से इनका उपभोग घटता है और समाज अपनी आय का अधिकांश भाग अधिक लाभप्रद उपयोग की वस्तु की प्राप्ति के लिए करता है। तो जैसे मान लीजिए शराब पर यदि कर लगाया जाता है तो अगर उसका प्राइस में इंक्रीजमेंट होता है तो जो व्यक्ति उतना प्राइस नहीं देगा वो क्या करेगा, उसको ख़रीदना बंद कर देगा। तो उससे क्या होगा कि सामाजिक जो कार्य है या फिर समाज को उससे लाभ प्राप्त होगा और जो पैसा वो बचा रहा है वो किसी और दूसरा वस्तु को खरीदने में उसका व्यय कर देगा। छठा है कर का आधार विस्तृत होना। इन करों से देश की कर प्रणाली का आधार क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। लोकप्रिय, ये कर लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनको भुगतान करने में करदाता को कोई कष्ट नहीं होता है। बचतपूर्ण, ये कर बहुत बचतपूर्ण होते हैं और इनको वसूल करने में सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। तो ये सारे तो थे परोक्ष कर के जो गुण हैं या फिर लाभ बोल सकते हैं क्या क्या हैं। तो अब देखते हैं परोक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर के क्या क्या दोष हैं। तो न्याय संगत नहीं है। ये कर प्रायः उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं इसलिए इनका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है जो कि न्याय संगत नहीं है। यानी कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो लोग भी वस्तुओं को खरीदते हैं तो अगर कर अधिक लगा दिया जाता है तो ये तो सही है कि जो अमीर लोग हैं वो लोग उस वस्तु को खरीद लेंगे, पर निर्धन वर्ग का क्या, जो पहले उस वस्तु को खरीदते थे और कर अधिक होने के कारण उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो गरीब लोग जो है वो उसको खरीदने में उसको अधिक पैसा देना पड़ेगा और हो सके तो वो उस वस्तु को नहीं भी खरीद पाएगा तो वो उस वस्तु से वंचित हो जाएगा। तो इसलिए इसको न्याय संगत नहीं माना जाता है। अनिश्चितता, इन करों से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है और उसका ठीक ठीक पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है। तो अनिश्चित किस लिए होता है, क्योंकि अगर कर में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा कि अमीर व्यक्ति ही उसको खरीद पाएंगे और गरीब व्यक्ति नहीं खरीद पाएंगे। तो पहले जितना उसको उस वस्तु से जो प्राइस मिलता था या इनकम आती थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि अधिकतर गरीब लोग ही वस्तुओं का यूज़ करते हैं क्योंकि अमीर बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत कम नहीं फिर भी निर्धन वर्ग अधिक हैं। तो उसकी जो क्या है इनकम है वो अनिश्चित हो जाएगी, जितना पहले उसको मिलता था उतना नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इसका पूर्व अनुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है। अमितव्ययी,
इनको वसूल करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः मितव्ययी नहीं है। मतलब कि ये उनके फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि इसको वसूल करना में क्या है, व्यय अधिक करना पड़ता है। नागरिक चैतन्यता का अभाव। करदाता परोक्ष कर का भुगतान करते समय यह महसूस नहीं करता कि वह कर दे रहा है, इसलिए ये कर नागरिक जागृत करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि कर की मतलब बहुत कोई को ये भी नहीं पता होता है कि वो जो वस्तु खरीद रहा है उसमें क्या है कि कर को इंक्लूड किया गया है, तो उसको पता नहीं चलता है कि वो कितना कर दे रहा है या उस वस्तु पे कर लिया भी जा रहा है। तो ये क्या होगा, नागरिक चैतन्यता का क्या है, उसमें अभाव पाया जाएगा। बेलोचता। परोक्ष कर केवल विलास की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, तो इसमें लोच का अभाव रहता है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। मंदी काल में परोक्ष करों से बहुत कम आय होती है। प्रभाव उत्पादक मांग का कम होना। परोक्ष करों द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है, जिससे उत्पादक को क्षति पहुंचती है। वस्तुओं की प्रभाव उत्पादक मांग कम होने से बेकारी और आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि परोक्ष कर द्वारा क्या है, वस्तु का उपभोग कम हो जाता है। परोक्ष कर के कारण मतलब जैसे पहले बताएं कि अगर कर में इंक्रीजमेंट होता है तो गरीब व्यक्ति क्या होगा कि उसको खरीद नहीं पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि उस जो वस्तु का जो उपभोग था वो क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। तो अगर उपभोग कम हो रहा है तो उसका मांग कम होगा, और मांग कम होगा तो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, उत्पादन भी कम होगा, क्योंकि अधिक उत्पादन करके जो उत्पादक है उसको क्या करेगा, फेंकेगा तो नहीं ना, इसीलिए वो उस मांग के अनुसार ही उसका उत्पादन करेगा। तो उससे क्या होगा कि उत्पादन कम हो जाएगा, तो उत्पादक को क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो उत्पादक को हानि होगा तो मतलब वो क्या करेगा कि जितना आदमी पहले एक वस्तु को बनाने में खर्च कर मतलब आदमी लगता था, ठीक है, वो आदमी का जो है आदमी की छटनी करने लगेगा, यानी मजदूरों की छटनी करेगा, वो मजदूर घटाएगा, क्योंकि उत्पादन जो है उस मात्रा में नहीं हो रहा, तो वो अधिक लोग को वेतन दे करके तो नहीं रखेगा ना, तो इसलिए वो घटाएगा। तो उससे क्या होगा कि बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कि मतलब बहुत लोग बेकार हो जाएंगे और आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होती है। तो आर्थिक अनिश्चितता मतलब कि जो बेरोजगार हो गए उसका इनकम जो है वो आर्थिक रूप से जो व्यक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगा। प्रतिगामी। ये कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि इनका कर भार निर्धन लोगों पर पड़ता है। मध्यस्थ। इन करों में यह दोष भी है कि सरकारी और अंतिम उपभोक्ता के बीच अनेक मध्यस्थ होते हैं, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उत्पादक है, फिर उस वस्तु में को बनाने में उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसको क्या होता है कि बहुत सारे सरकारी कागजों पर पहले उसको साइन करवाना होता है कि वो कितना मात्रा में उसको बनाएगा और कैसे मतलब मार्केटिंग करेगा, ये सारी चीज़ को लेकर के। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा मध्यस्थ आ जाता है उस वस्तु के बीच में, तो उससे वस्तु का मूल्य क्या है, बढ़ जाता है। डी मार्को के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक है और साथ ही साथ प्रत्यक्ष करों से उत्पन्न होने वाले घर्षणों को न्यून करते हैं, परंतु इस विचार को पूर्ण रूप से ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत बार सरकार को जानबूझकर घर्षण उत्पन्न करना होता है। तो वो था कर की प्रकृति के आधार पर। ये दूसरा पॉइंट है, कर की दर के आधार पर कर को कितने भाग में बांटा जाता है। तो कर की दर के आधार पर कर को 4 भाग में बांटा जाता है। पहला है अनुपातिक कर, दूसरा है प्रगतिशील कर, तीसरा है प्रतिगामी कर और चौथा है अधोगामी कर। तो पहला हम लोग देखते हैं अनुपातिक कर। यह वह कर है जिसमें सभी आयों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। इसे तालिका द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो चलिए इसको तालिका के द्वारा समझते हैं। कर का आधार क्या है, वाई है, जो रुपए में है। कर की दर है आर, प्रतिशत में है, ठीक है, इसको प्रतिशत में दर्शाया गया। और कर की मात्रा क्या है, टी, जिसको रुपयों में दिखाया गया है। तो पहला कर है
100 जहाँ कर का प्रतिशत 20 है कि 20% के हिसाब से, मान लो कि इनकम व्यक्ति को 100 रुपये और है, उसको 20% के हिसाब से कर लगाया जा रहा है, तो कर का मात्रा क्या होगा 20। अगर जो पैसा है या इनकम है वो 1000 है और कर की दर 20 है, तो उसको कितना प्राप्त हो रहा है, कर की मात्रा 200। अगर 10,000 है और 20% के हिसाब से लगाया जा रहा है तो उसको 2000 प्राप्त हो रहा है। और अगर 1,00,000 रुपये है और उसको 20% के हिसाब से कर लगाया जाता है तो उसको 20,000 रुपया कर के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जो व्यक्ति को आय मिल रहा है उसमें इंक्रीजमेंट होते जा रहा है, और लेकिन कर की दर क्या है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, कि अगर व्यक्ति का इनकम बढ़ भी रहा है फिर भी उसको 20% के हिसाब से उसको क्या है, कर देना पड़ रहा है। तो इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो एक्स अक्ष पर आय लिया गया, वाई अक्ष पर कर की दर लिया गया है, और ये जो है ये एक्स अक्ष का पैरेलल है। ठीक है, समानांतर है, जो कि अनुपातिक कर रेखा है, और यहाँ पे 20% के हिसाब से क्या है, कर की दर जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओ है और ये आर है, एस है, और ये ए और बी है। यहाँ से यहाँ एक सीधा लकीर खींचा गया है और यहाँ से यहाँ एक सीधा लकीर खींचा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो आप लोग अपना चित्र देखिएगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन जैसे की हूँ उसको मैं दिखा देती हूँ। चित्र से एक्स अक्ष पर आय तथा वाई अक्ष पर कर की दर को दर्शाया गया है। टी एक अनुपातिक कर रेखा है जो कि एक्स अक्ष के समानांतर है। ओ आर आय पर कर की दर ए है तथा जब आय बढ़कर ओ एस हो जाती है तो कर की दर बी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अनुपातिक कर के क्या क्या गुण हैं। सापेक्षिक स्थिति पर प्रभाव। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि करारोपण का उद्देश्य करदाताओं की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि कर लगने के पश्चात भी करदाता की स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो जो कर दे रहा है उसका इनकम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो कर की दर है वो सेम रहती है, मतलब वो बढ़ती नहीं है। तो उससे क्या होता है कि करदाता पहले के जैसा ही मतलब रहता है, उसका कोई कर का जो बर्डन होता है वो उस पर नहीं पड़ता है। समता, यह पद्धति समता की विधि से इसलिए उचित नहीं मानी जाती क्योंकि इसके अंतर्गत कर का द्रव्य भार उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में करदाता की आय बढ़ती है। तो जैसे जैसे इनकम व्यक्ति का इंक्रीज होते जाता है वैसे वैसे कर का जो भार है, मतलब पैसा, कर की दर तो नहीं बढ़ता है लेकिन कर का पैसा जो है वो बढ़ते जाता है। जैसा हम लोग तालिका में देखे थे कि पहले 20 रुपये वो देता था, उसके बाद वो बढ़ के 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर 20,000 हो गया। तो वैसे ही वो कर का दर है वो, मतलब पैसा बढ़ रहा है लेकिन कर का जो दर है वो सेम है, पहले जैसा ही। उत्पादन पर सुप्रभाव, इसके द्वारा करदाता को इसके द्वारा करदाता की अधिक कार्य करने की, बचत करने की इच्छा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि इससे उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि करदाता को वही पैसा जो पहले देता था वैसे ही उसको अभी भी देना पड़ रहा है। तो वो क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन के लिए और ज़्यादा लाभ से प्रेरित होकर के वो उत्पादन को बढ़ा देता है और बचत भी करता है। सरलता, इस कर के पद्धति बहुत सरल है और इसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, मतलब कि इसको समझने में व्यक्ति को कोई भी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है। वो तो कर के गुण थे, अब देखते हैं इस कर का क्या क्या दोष पाया जाता है। ठीक है, न्याय के विरुद्ध, यह कर न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि मुद्रा की एक इकाई की सीमांत उपयोगिता निर्धनों के लिए अमीरों की अपेक्षा अधिक होती है। जब दोनों से ही धन की समान मात्रा कर के रूप में ली जाती है तो गरीबों को अमीर की अपेक्षा अधिक त्याग करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि गरीब को कम पैसा देना पड़ता है और निर्धन को अधिक पैसा कर के रूप में देना पड़ता है। तो वह क्या हो जाता है, न्याय के विरुद्ध हो जाता है।
लोच का अभाव। ये कर बेलोच होते हैं क्योंकि यदि करों की दर निर्धन वर्ग पर पहले से ही निश्चित की गई हो तो आवश्यकता पड़ने पर भी कर की दर में वृद्धि की जा सकती है। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार के कर में लोच का क्या है, अभाव पाया जाता है। तो निर्धन वर्ग को मतलब पहले से ज़्यादा हो सके तो कर चुकाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पादक अनुपातिक कर से तात्पर्य यह होता है कि धनी व निर्धन सभी पर एक समान दर से कर लगाया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार धनी व्यक्तियों से करों के रूप में उतना आय प्राप्त नहीं कर पाती है जितना कि वे दे सकते हैं। मतलब कि उसके पास अधिक इनकम होता है लेकिन कर का जो दर है वो कम होने के कारण वे कम कर देते हैं, तो सरकार को उतना इनकम प्राप्त नहीं होता है जितना कि धनी व्यक्ति दे सकते हैं। प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय की मात्रा के साथ बढ़ती जाती है। इसके अनुसार व्यक्ति की आय को कई भागों में बांट दिया जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति की आय को कई भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक आगे आने वाले भाग पर कर की दर बढ़ती जाती है। तो इसको भी हम लोग तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है कर का आधार y रुपया में, कर की दर r प्रतिशत में है और कर की मात्रा t जो रुपया में दिखाया गया है। तो पहले जो कर का आधार है, मतलब कि जो व्यक्ति का आय है वो 1000 है, उस पे कर की दर 20% के हिसाब से पड़ रही है, तो कर कितना पड़ रहा है, 200 रुपया। उसके बाद व्यक्ति की आय बढ़ के 2000 हो जाती है, तो कर की दर भी 20 से बढ़ के 30% हो जाती है और कर की जो मात्रा है वो 200 से बढ़कर 600 हो जाती है। जब व्यक्ति की आय 2000 से बढ़कर 3000 हो जाती है तो कर की दर 30 से बढ़कर 40% हो जाती है और जो कर की मात्रा वो 600 से बढ़कर 1200 हो जाता है। इसी प्रकार कर का मतलब व्यक्ति का जो आय है वो 4000 जब हो जाता है 3000 से बढ़ कर के, तो कर की जो परसेंटेज है वो 40,000 से बढ़ कर के 50,000 हो जाती है और जो कर की मात्रा है वो 1200 से बढ़कर 2000 हो जाती है। इसको चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से हम लोग समझ सकते हैं। तो y अक्ष पे कर क्या प्रतिशत में लिया गया है और x अक्ष पे आय लिया गया है जो कि रुपए में है। तो 1000, 2000, 3000, 4000 जो उसका आय था वो है और 20, 30, 40, 50 वो जो उसका आय का जो कर का जो परसेंटेज था उसको लिया गया है और उसी के आधार पर इस रेखा चित्र को बनाया गया है। तो अब देखते हैं रेखा चित्र को कैसे एक्सप्लेन करना है। चित्र से x अक्ष पर आय तथा y अक्ष पर कर को दर्शाया गया है। b प्रगतिशील कर रेखा है। जब व्यक्ति की आय 1000 रहती है तो उसे 20% कर के रूप में देना पड़ता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की आय 1000 से बढ़कर 2000, 3000 तथा 4000 हो जाती है तो कर भी 20% से बढ़ के 30%, 40% तथा 50% हो जाता है। प्रगतिशील करों को इनके गुणों के कारण उचित व न्यायसंगत माना जाता है। ये गुण जो है वो निम्नलिखित है। तो देखते हैं प्रगतिशील कर की क्या क्या गुण या विशेषताएं हैं। कर योग्यता के अनुकूल। करारोपण का यह प्रमुख सिद्धांत है कि कर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। तो जिस परसेंट में व्यक्ति का इनकम बढ़ा था उस परसेंट में व्यक्ति का कर देने की जो दर थी वो भी बढ़ रही थी, तो वो क्या हो रहा था कि उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको बढ़ाया जा रहा था। दूसरा है धन का वितरण। यह समाज के अधिक विषमता को कम करता है। धनी वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाकर और निर्धन पर नीची दर से कर लगाकर या कर मुक्त करके सबकी आय या संपत्ति को एक ही स्तर पर लाया जा सकता है। तो इस कर से क्या होता है कि जो जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसको उतना ही हिसाब से मतलब कर देना पड़ रहा है। तो इससे जो मतलब अमीर लोग हैं वो लोग को ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं या ज़्यादा पैसा इनकम होता है वो लोग का, तो उस हिसाब से वो लोग को अधिक कर देना पड़ रहा है और जो गरीब है उन लोग का कम इनकम होता है तो उस हिसाब से वो लोग कम कर दे रहा है। तो ये दोनों में समानता लाता है। लोचता। यह अधिक लोचपूर्ण होती है क्योंकि थोड़ी सी दर के बढ़ने से पर्याप्त अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार मतलब जो प्रगतिशील कर होते हैं वह प्रगतिशील कर क्या होती है, लोचपूर्ण होती है या उसमें लचक पाई जाती है क्योंकि इनकम के साथ साथ ये क्या होता है कि उसका रेट भी
कर की जो दर है वो बढ़ जाती है। मितव्ययी, प्रगतिशील कर मितव्ययी होते हैं क्योंकि इसको एकत्र करने में एक सा ही व्यय करना पड़ता है, चाहे कर की दर कितनी ही क्यों ना हो। तो अगर 20% के हिसाब से भी कर ले रहे तो भी सरकार को उतना ही खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ले तो उसी व्यक्ति से ले रहा है ना पैसा। और अगर वो 40% के हिसाब से भी अगर कर लगाता है तो भी उसको उसी हिसाब से उसको लेना पड़ता है, उससे पैसा वसूल करना पड़ता है। तो सेम लगता है। उत्पादक, प्रगतिशील सिद्धांत द्वारा धनी व्यक्ति पर ऊंचे कर लगाकर सरकार बढ़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बड़ी सरलता से आय प्राप्त कर सकती है। प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ती है, अर्थात जैसे जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है कर की दर घटती जाती है। इसको हम लोग टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला है कर का आधार, फिर है कर का दर और उसके बाद है कर की मात्रा। तो कर का आधार है 1000, 2000, 3000 तथा 4000 और कर का दर पहले 30 रहता है, फिर घट के 20 हो जाता है, फिर 14 होता है और फिर 12 हो जाता है। और कर की जो मात्रा है वो 300, 400, 420 और 480 हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये है इसका फिगर, जहाँ पे वाई अक्ष पे कर को दिखाया गया है प्रतिशत में और एक्स अक्ष पे आय को दिखाया गया है रुपये में। तो यहाँ पे 12, 14, 20 और 30 है जो कि कर की दर को बता रहा है, और यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 है जो कि आय को बता रहा है, मतलब कर का जो आधार है उसको बता रहा है, इनकम जो भी है उसका। ठीक है, तो इसको चित्र के द्वारा हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। चित्र में एक्स अक्ष पर आय तथा वाई अक्ष पर कर को दर्शाया गया है। जब व्यक्ति की आय 1000 होती है तो कर का जो दर है वो 30% होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति की आय 1000 से बढ़कर 2000, 3000 और 4000 हो जाती है तो कर का दर है वो भी 30% से घट करके वो क्या हो जाता है, पहले 20 होता है, फिर 14 होता है और उसके बाद फिर 12 हो जाता है। तो ये था प्रतिगामी कर। अब देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण है। इस कर का निम्नलिखित गुण है। पहला है मादक वस्तुओं पर रोक। अफीम, शराब आदि मादक वस्तुओं पर प्रतिगामी कर लगाकर उनके उपयोग को रोका जा सकता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार। प्रतिगामी करों को परोक्ष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर लगाने से इनका मूल्य बढ़ जाता है, जिस कारण निर्धन वर्ग के लोग द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा व कुशलता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके दो ही गुण हैं। अब देखते हैं कि इसका दोष क्या क्या है। अनुत्पादक, इस कर को संग्रह करने में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जिसके रख रखाव पर होने वाले व्यय इन करों से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में अधिक होते हैं, फलतः ये कर मितव्यय नहीं होते हैं। दूसरा है अन्यायपूर्ण। प्रतिगामी कर अन्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि इन करों से धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर कर का भार होता है। तीसरा है अधोगामी कर। इस कर का सृजन प्रगतिशील कर और प्रतिगामी करों की विशेषताओं को मिलाकर किया गया है। इस प्रकार का कर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, परंतु एक निश्चित सीमा तक यह दर प्रगतिशील रहती है और उसके बाद अनुपातिक हो जाती है, जिस कारण इस कर का भार निर्धनों पर धनिकों की तुलना में अधिक पड़ता है। तो प्रतिगामी कर का भी दो ही दोष था, अनुत्पादक और अन्यायपूर्ण। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो होगा वो है अधोगामी कर। तो प्रतिगामी कर के बाद अधोगामी कर आता है। तो इस कर का जो सृजन होता है वो प्रगतिशील कर और प्रतिगामी करों की विशेषताओं को मिलाकर के किया गया है। इस प्रकार का कर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, परंतु एक निश्चित सीमा तक यह दर प्रगतिशील रहती है, मतलब कि बढ़ते जाता है एक निश्चित सीमा तक और उसके बाद यह अनुपातिक हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से टैक्स पर मतलब इनकम बढ़ता है उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ेगा, जिस कारण इस कर का भार निर्धनों पर धनिकों की तुलना में अधिक पड़ता है। इसको टेबल के द्वारा भी समझा जा सकता है। तो पहला है कर का आधार, फिर कर की दर और कर की मात्रा। तो कर का आधार है 100, 200, 300, 400 ले लिया गया है और कर की दर जो है वो 10, 11, 12, 12 है और कर की जो मात्रा है वो 10, 22, 36 और 48 है।
अधोगामी कर का देखते हैं कि क्या क्या गुण है। ये धनी वर्ग पर कम प्रभाव। अधोगामी करों का प्रभाव धनी वर्ग पर कम पड़ता है, जिस कारण पूंजी के निर्माण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह है दोनों प्रणालियों के लाभ। अधोगामी कर प्रगतिशील व प्रतिगामी दोनों करों की विशेषताओं का सम्मिश्रण है, इसलिए इसमें दोनों करों की अच्छाइयाँ पाई जाती है। तो ये अधोगामी कर के जो गुण थे वो 2 थे। अब इसके दोष देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है न्यायशीलता की अवहेलना। इस कर में एक निश्चित सीमा के बाद गरीब वर्ग व अमीर वर्ग दोनों से ही समान दर से कर लिया जाता है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। कम त्याग। धनी वर्ग के द्वारा इस कर के लगने से बहुत कम त्याग होता है, जबकि उन्हें अधिक त्याग करना चाहिए। तो अभी तक हमने जो चारों कर के बारे में देखा, चारों कर कौन कौन से थे? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, अधोगामी कर और प्रतिगामी कर। ठीक है, तो उस चारों करों में से प्रगतिशील जो कर है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। कहा था कि कर को जब हम लोग इतना भाग में डिवाइड किए थे तो उसका आधार क्या था कि एक था कर के भार के आधार पर, दूसरा था कर की दर के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे कर की प्रकृति के आधार पर कर को कितने भाग में बांटा गया है। तो कर की प्रकृति के आधार पर कर को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट कर और दूसरा है मूल्य अनुसार कर। तो विशिष्ट कर क्या है? जब किसी वस्तु पर उसके वजन के अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। उदाहरण, कपड़े पर उत्पादन कर प्रति मीटर के हिसाब से जो कर लगाया जाता है वो। ठीक है, और दूसरा है चीनी पर उत्पादन कर। ठीक है, जो प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाया जाता है कि प्रति क्विंटल पर उसको पर्टिकुलर कितना कर देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इसका गुण क्या क्या है। तो इसका जो पहला गुण है वो है वसूल करना आसान है। इसे वसूल करना आसान व सुविधाजनक होता है क्योंकि यह वस्तु के वजन अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार पर ही एकत्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कर की चोरी नहीं होना। विशिष्ट करों में कर की चोरी करना क्या होता है? कठिन होता है। और ये इसका 2 ही गुण था। अब इसका दोष देखते हैं कि पहला क्या है? विशिष्ट करों का भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि अमीरों की अपेक्षा गरीबों की मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो अधिक होती है। दूसरा है मूल्य अनुसार कर। जब किसी वस्तु पर कर उसकी कीमत या मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो उसे मूल्य अनुसार कर कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वस्तु एवं आकार चाहे कुछ भी हो किंतु कर उसके मूल्य के अनुसार ही लिया जाता है। उदाहरण, कपड़े पर 100 रुपये की दर से कर, अगर मतलब प्रति मीटर जो कपड़ा मिलता है उस पर 100 रुपये की दर से कर लगाया जाता है। तो आयात की गई कई प्रकार की वस्तुओं पर आयात कर वजन के अनुसार नहीं बल्कि कीमत के अनुसार लिया जाता है। तो आयात जो भी जितने भी वस्तु किए जाते हैं उस पर वजन के अनुसार नहीं, उसकी जो कीमत है उसके अनुसार भी कर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका गुण क्या है? मूल्य अनुसार कर न्याय संगत और अधिकतम सामाजिक लाभ के घोतक होते हैं क्योंकि इसका भार गरीबों की अपेक्षा अमीरों पर अधिक पड़ता है। तो यहीं पर आज का हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। आज का हम लोग का टॉपिक था कर की संरचना या कर का वर्गीकरण। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।